हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीवा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग रोशन आनंद सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है उस टेस्ट सीरीज को देखेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोग सेकेंड नंबर टेस्ट सीरीज को देखेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। यह टेस्ट जो है दोस्तों यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे जैसे एग्ज़ामों में काफ़ी मदद मिलेगा इससे। तो अगर आप चाहें तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्योंग्समो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो हिमनद झील है तो यह झील जो है वह सिक्किम में है। इसकी विशेषता क्या है? यह झील हिमनद झील है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो भारत के मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को चुना गया है। भारत का जो मध्याह्न रेखा है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह 5 राज्य कौन कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारत के मध्याह्न रेखा गुजरता है। भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा और मध्याह्न रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा और मध्याह्न रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है। देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया का जो पठार है वह भारत के राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, उड़िया से ये नहीं समझ लीजिएगा कि यह उड़ीसा में होगा। तो उड़िया का जो पठार है वह राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? जितना दिन का टेम्परेचर रहता है लगभग उतना ही टेम्परेचर रात का रहता है। यह स्टेट केरल है। केरल ऐसा स्टेट है जहां दिन और रात के तापमान में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो कृषि अनुसंधान है वह भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाए जाने का उल्लेख किया है कि भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के अधिकांश क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है, याद रखिएगा। एलुवियल सॉइल 47% कुछ भाग में पाया जाता है। देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह 12.1% है। उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंधीय है 9.5%, 4 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन, यह कितना है? तो यह है आपका 37%। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या है? यह है 28%। तो भारत में सबसे अधिक वन जो है वह उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन पाया जाता है जो लगभग 37% है। इसको याद रखिएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा और ब्राउन कोयला लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। कोयला का सबसे अच्छा प्रकार एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90 से 95% उपस्थित होता है, इसलिए सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत में सबसे अधिक भाषाई समूह सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन जो भाषाई समूह है वह भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है।
देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश है और सूची 2 में इसकी राजधानी है। तो देश और इसकी राजधानी का क्या करना है, मिलान करना है कि कौन किसका राजधानी होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा, मिला लीजिए 1 2 3 4 सब सही है, ए नंबर आंसर होगा। तो मिला लीजिए, किर्गिस्तान का बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, और देख लेती हैं इधर क्या देख रखा था, उज्बेकिस्तान का तस्कंद है और तजाकिस्तान का दुशांबे है। तो ये सब अपने आप में मिला हुआ है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा सही आंसर। 10 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। तो ज्वालामुखी नहीं है, इसको पहचानना है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है। तो माउंट ब्लैक जो है वह ज्वालामुखी नहीं है। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी जो नृत्य है दोस्तों वह कथकली नृत्य से संबंधित है। कथक की अगर बात करें तो कथक जो है दोस्तों वह यूपी, विशेष उत्तर भारत का है, विशेष राज्य पूछे तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है वह केरल का है। केरल का एक और है मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है, और सत्रिया जो है वह असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद रखिएगा। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है उसको पहचानना है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है, सही है बिल्कुल। कह रहा है तंजौर कला राजस्थान, सही है। पट्टचित्र उड़ीसा, सही है। काल में जेथु तमिलनाडु, यही गलत है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण का जो संरक्षण करने का अधिनियम था वह 1986 में पारित हुआ था। 14 नंबर में है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो रियो 20 जो घोषणा पत्र था उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर, याद रखिएगा, द फ्यूचर वी वांट, रियो 20 घोषणा पत्र का यह शीर्षक था। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है। तो वृक्ष मानव रिचर्ड सेंट बार्क बेकर को कहा जाता है, सी नंबर सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सीमेंट का उत्पादन में 1 नंबर पे फर्स्ट राज्य कौन सा है, यह है राजस्थान। राजस्थान सीमेंट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान रखता है। 17 नंबर में है कि लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानून के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को हम लोग विषय वस्तु विश्लेषण के नाम से जानते हैं। 18 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रज्ञात्मक होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन दिया गया था दोस्तों एलजी कोजर के द्वारा, यानी LAJ कोजर, LAJ कोजर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 नंबर में है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। दोस्तों स्मॉल डेट याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्या है कि 1962 तो सभी स्टूडेंट को याद रहते हैं और स्मॉल डेट में कन्फ्यूजन होता है। तो स्मॉल डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार को अनुदान दिया जाता है उसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 282 में किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है।
तो मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वह 12 हो सकती है। 12 से कम मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है। तो भारत का जो पार्लियामेंट है वह किस मॉडल पे है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पे आधारित है भारतीय संसद। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो टोटल जमानत राशि की अगर हम बात करें तो यह जमा करना पड़ता है 15,000। या तो आप अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको 15,000 जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर आप कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं प्राप्त करते हैं तो यह राशि आपका जब्त कर लिया जाता है। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के जो मौलिक जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों हमारा DPSP, उसको संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है। DPSP जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है और यह DPSP जो है वह हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के बीच वर्णित है। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से जो हमारा संबंधित अनुच्छेद है वह कौन सा है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा कि 5 से 11 जो है वह हमारा नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का प्रावधान जो है वह हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह जो है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, इसको याद रखिएगा। और आर्टिकल कितना में है दोस्तों, तो 5 से 11। अब भाग अगर पूछे कि किस भाग में इसका वर्णन है तो भाग 2 में। देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वह संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे उनको पहचानना है। तो A.V. ठक्कर नहीं थे, N. गोपालास्वामी अयंगर ये थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, K.M. मुंशी ये भी थे, A.B. ठक्कर इसके सदस्य नहीं थे। देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था उस पे अधिकांशतः बैल का चित्र देखने को मिला है। ऑप्शन ए सही है। और हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर था दोस्तों वह सैलखरी, याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है कि किस पत्थर से बनता था। तो सैलखरी नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता का मोहर बनता था। देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो मिट्टी का जो बर्तन था वह किस काल में, तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता चला था। ऑप्शन सी सही है। 30 नंबर में है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है। तो अशोक का जो 13 शिलालेख था दोस्तों उसमें से कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। तो यह हमारा 12वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख जो है अशोक का वह धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। 31 नंबर में है कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता है। कृष्णदेव राय जो है दोस्तों वह विजयनगर साम्राज्य का शासक थे। इन्हीं को आंध्र भोज की उपाधि ये धारण किए थे। इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज जो 8 तेलुगु कवि थे। ये क्या थे, तो 8 तेलुगु
कवि। तो 8 तेलुगु कवि का जो समूह था वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? मांडू का जो विजय था वह दक्षिण विजय का कुंडी था, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह ये अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। अमीर खुसरो का यह कथन था कि मांडू का जो विजय हो वह दक्षिण विजय की कुंजी है, यानी यहीं से यह स्टार्ट होता है। 33 नंबर में है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना करने का जो श्रेय है वह खिज्र खां को जाता है। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। 34 नंबर में है कि अकबर के विचार सुलभ ए कुल का आशय क्या था? तो सुलभ ए कुल जो था वह क्या था? तो सार्वभौमिक शांति का संदेश अकबर इसके द्वारा देना चाहता था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, याद रखिएगा। देखते हैं 35 नंबर। 100 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, तो आराम से आप लोग इसको बनाइए, देखिए कितना आपका सही होता है। कट ऑफ इसका लगभग दोस्तों 65 रहता है। 65 अगर प्लस आप कर रहे हैं स्कोरिंग तो आपका तैयारी ठीक है, थोड़ा और इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में जो पुर्तगालियों का मुख्यालय था वह था गोवा। गोवा की अगर बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली ही यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगीज ही आए थे और सबसे लास्ट में यहाँ से पुर्तगीज ही गए थे। तो गोवा 1961 में आजाद हुआ था। देखते हैं 36 नंबर में है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो सहायक संधि जो ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। कौन था दोस्तों? हैदराबाद का निजाम। देखते हैं 37 नंबर। 17 नंबर में दिया हुआ है कि तस्तीय मैसूर युद्ध कब से लड़ा गया था? तो तस्तीय मैसूर युद्ध जो था दोस्तों वह 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है और सूची 2 में दिया गया। इसको सुमेलित करना है कि कौन कब आया था और कब किससे मिलेगा। तो चलिए मिलाते हैं, क्या होता है इसका आंसर। मिलाते हैं इसको। कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो यह कब किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वह किया गया था 1774 में। कर्नवालिस संहिता अधिनियम यह 1793 में। कह रहा है बम्बे से थाने के बीच रेलवे लाइन कब चली थी? तो 1853 में। और मद्रास हार्बर यह 1881। बम्बई से थाने सबसे पहले रेल भारत में चला था कब दोस्तों? तो 1853 में। यह डलहौजी के शासनकाल में चला था और बम्बई से थाने के बीच चला था और यह 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में हुआ था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में और यह बंबई में हुआ था। देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डैश थे। तो ज्ञानपीठ के क्षेत्र में पहला पुरस्कार हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ऑप्शन बी सही है। 42 नंबर में है कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तभी वर्तमान में आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह रोजर बेकन को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। 43 नंबर में है कि हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? तो हिटलर की जो इच्छा थी वह थी कि हम एक चित्रकार बने। वह अपने युवा अवस्था में जब वह था तो वह सोचता था कि मैं एक अच्छा चित्रकार बनूंगा। 44 नंबर में है कि चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुआ था? तो चीन में जो राजवंश के खिलाफ जो क्रांतियां हुआ था वह क्रांति कब हुआ था?
तो यह क्रांति हुआ था 1911 में। देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम जो है वो हमारा गोंडवाना का चट्टान है, यह भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली है। देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर में है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है और हिस्पर जो दर्रा है वह बृहत हिमालय पर स्थित है। बृहत हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री या ट्रांस हिमालय, याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय, यह बृहत हिमालय को ही कहा जाता है। देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो देश का सबसे बड़ा तेल शोधन है वह कौन सा है और कहाँ पे है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोयली। देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर में है कि किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में हुई थी। तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें सबसे कम दशकीय वृद्धि किस धर्म में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सबसे कम हुआ था जैन धर्म में। 49 नंबर में है कि अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है उसी को क्या करना है, पहचानना है। तो भवानी सागर तमिलनाडु सही है, गांधी सागर बांध हिमाचल प्रदेश ये गलत है दोस्तों, यह है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पे है। देखते हैं, इसी का नाम था जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, जिसका नाम गांधी सागर कर दिया गया। यह शरावती नदी पे है और यह कहाँ है, तो यह कर्नाटका में, कर्नाटक। देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारतीय संसद के द्वारा, पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम जो है दोस्तों वह 1986 में पारित किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। किस प्रश्न को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ था। तो यह प्रश्न था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, यह जो था दोनों के बीच मतभेद का कारण था। 52 नंबर में है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जो काम है वह किया गया था आपका बड़ौदा के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं 53 नंबर। 53 में नंबर है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो कारावास की सजा देने के क्रम में पहला भारतीय कौन थे, या पहला भारतीय थे आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको कारावास की सजा दिया गया था। 54 नंबर में है कि जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जनपद जो शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 55 नंबर में है कि फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वह है आपका टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान के द्वारा फतहुल मुजाहिदीन लिखा गया था। टिप्पू सुल्तान जो था वह फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इनकी मृत्यु हो गया था। टिप्पू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखिएगा। देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर में है कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है इसका पूर्ण रूप की अगर हम बात करें, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन सी सही है। 57 नंबर में है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने की के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रत्येक जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आईपी एड्रेस जो है किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जरूरी है। देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर में है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है।
द सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से यह जो है मैसूर को जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो टिप्पू सुल्तान को। देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? उनका नाम बताना है। तो यह कौन है? तो यह है एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स के द्वारा पहला ऑस्कर जीता गया था। 60 नंबर में है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वह मेघालय में पाया जाता है। 60 नंबर में है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो ओलंपिक का जो खेल है वह 1916, 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, यह 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह 1 सितंबर 1939 से चला था और 1945 तक चला था। तो यही विश्व युद्ध के बीच में 3 बार ओलंपिक नहीं हुआ था। वह 3 बार कौन था? 1916, 1940 और 1944। एक ओलंपिक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ था और 2 ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुआ था। देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में कि डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। 63 नंबर में है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम्स है उसकी शुरुआत 2020 में शुरू हुआ है। 64 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो कोफी अन्नान जो है वह किस अफ्रीकी देश से है? तो यह है घाना से। देखते हैं 65 नंबर। दोस्तों आराम से इस सेट को बनाइएगा, 100 क्वेश्चंस का सेट है। अब मिलाइए कि आपको कितना नंबर इस सेट में आ रहा है। 65 में है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय को सही मेल को दर्शाता है। तो सही मेल को कौन दर्शाता है वही चुनना है। इसमें 3 गलत होगा, कोई एक सही होगा। तो गैट का जो मुख्यालय है वह जिनेवा। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा। गैट का वर्तमान में नाम WTO हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कह रहा है कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से मिलाना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस यह तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 2 में मिलेगा, 1 का 2। विश्व वन्य जीव दिवस, तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर में है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। अब बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन कामरुल हसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है? भारत में धूम्रपान मुक्त बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो धूम्रपान मुक्त है। 69 नंबर में है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति नियम से? तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है इससे हमें बल की परिभाषा मिलता है। और बल का जो फार्मूला होता है, बल का व्यंजक F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह न्यूटन का सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। तो परिभाषा जो है दोस्तों वह पहला नियम से और बल का जो व्यंजक है, जो सूत्र है, वह द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है।
देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। 71 नंबर में है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र का जो रेटिना है उसी पे प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर में है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वह होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है तो यह होगा माइनस में। देखिए दोस्तों -1.6 गुने 10 के पावर 19 दिया हुआ है तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -19 कूलम होता है और यह माइनस में होता है। अगर प्रोटॉन रहता तो प्लस में होता, प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और कूलम जो होता है वह आवेश का एसआई यूनिट होता है। देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने का सोडा के नाम से जानते हैं। धोने का सोडा कौन है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो खाने का सोडा। खाने का जो सोडा होता है उसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। 74 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, इसी को क्या करना है? मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो यह दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में मिलता है? तो एसिटिक एसिड जो है वह किस में मिलता है? तो सिरका में मिलता है। साइट्रिक एसिड नींबू में मिलता है। और ब्यूटारिक अम्ल जो है वह दुर्गंध मक्खन में मिलता है। ऑप्शन डी सही है। 75 नंबर में है कि कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। देखते हैं 76 नंबर। जड़ें विकसित होती है। जड़ें जो है वह विकसित होती है। जड़ें कहाँ से विकसित होती है इसी को बताना है। तो जड़ें जो है वह मूलांकुर से विकसित होते हैं। डी नंबर सही है। एक जो सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम होता है और एक होता है ऑलोसोम। तो ऑटोसोम और ऑलोसोम को क्या करना है? इसमें बताना है। तो देखिए 22 जोड़ी जो हमारा होता है वो होता है ऑटोसोम, और एक जोड़ी जो होता है वो होता है हमारा ऑलोसोम। तो ऑलोसोम जो होता है वह लिंग का निर्धारण करता है, ऑटोसोम जो होता है वह शरीर का निर्धारण करता है। देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा रोग किससे होता है, इसी को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। फ्लेग किससे होता है दोस्तों? तो 78 नंबर का हम मिला लेते हैं। तो फ्लेग जो होता है आपका कवक। एड्स जो होता है किससे होता है? तो एड्स होता है आपका विषाणु से। गंजापन किससे होता है? तो गंजापन होने का कारण आपका क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से। गंजापन जो होगा आपका बैक्टीरिया से। तो गंजापन जो होता है आपका फंगस से होता है दोस्तों, फंगस याद रखिए। देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर में है कि गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। तो इस भौतिकी की प्रशाखा को हम लोग ऊष्मा प्रवैधिकी के नाम से जानते हैं। 80 नंबर में है कि निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। तो निर्वात में जो सरल लोलक कंपन करता है उससे समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। ऑप्शन डी सही है। 81 नंबर में है कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह कथन दिया गया है 4 गो, इसमें विचार करना है कि कौन सही है। सही कथन को इसमें बताना है। तो सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, यह बिल्कुल सही है। 2 नंबर में है कि दूरदर्शक की अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी आपका क्या है? सही है। 3 नंबर में है कि दूरदर्शक का आवर्धन इसके परिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये गलत है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर में है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
सही नहीं है इस कथन को पहचानना है। तो द्रव जल में हाइड्रोजन अबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। H2O होता है जल का फॉर्मूला। जल का उच्च क्वथनांक होता है, सही है। जल की उच्च गलन उष्मा होती है, ठीक है। जल एक अध्रुवीय अणु है, नहीं, जल जो है एक ध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय नहीं है। यही आपका गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 83 नंबर में है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। तो किसी नाभिक का जो गामा क्षय है उससे क्या होता है, तो न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही इसकी परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 नंबर में है मिलान करने के लिए, तो 84 नंबर में मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो यह क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो क्षारक बेस है। एसिटिक अम्ल क्या है, तो एसिटिक अम्ल जो है वह क्या है, तो क्षीण अम्ल है। और आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है वो प्रबल है। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, और जो छीन दिया है उसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक जो है वह है क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग। देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर में है कि निम्नलिखित में से 85 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। तो पौंड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह स्पाइरो गाइडा को जाना जाता है। 86 नंबर में है कि डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में पाया जाता है, तो यह आपका होता है अंतरा अवस्था। ऑप्शन डी सही है। 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है किसे, तो यह D2 को, विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। 88 नंबर में देखते हैं क्या देखा है। 88 नंबर में है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है। तो किस खरपतवार को पाया गया है, तो यह हो जाएगा आपका पार्थेनियम और हार्थी घास, यह दोनों सही है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में कि किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 1098 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। तो कर्नाट वंश की स्थापना पाल वंश के शासक उस समय आपका था देवपाल, उसी समय तिरहुत की स्थापना हुआ था। 90 नंबर में है कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुआ था। पटना सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था उसकी घटना कब घटित हुआ था, तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। दोस्तों हम फिर बता रहे हैं कि 1942 सभी स्टूडेंट को याद रहता है, स्मॉल डेट को याद रखना है। तो यह 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 91 नंबर में है कि बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। 94 याद रखिएगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यह इसका क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है दोस्तों। देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है वह किससे है, 92 नंबर का है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखते हैं 93। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर हुआ, इस आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। इसका स्मॉल डेट याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के जो प्रथम, जो इसको बोल सकते हैं जैसे अभी नीति आयोग है, तो नीति योजना आयोग की जगह पर वर्तमान में क्या है, नीति आयोग। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। इसके उपाध्यक्ष की अभी बात करें, जैसे सुमन बेरी है अभी वर्तमान में नीति आयोग के, वैसे ही केसी नियोगी थे योजना आयोग का। देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर में कि योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो योजना काम और
इसका उत्पादन का जो नारा है वह दिया गया था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब याद रखिएगा आपका कि योजना आयोग जो है, तो योजना आयोग जो हमारा पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, यह रूस से लिया गया था। कहाँ से? रूस से। और योजना आयोग की शुरुआत 1951 से हुआ था। प्रथम योजना आयोग 1951 से 56 चला था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में चला है। देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर में है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी जो योजना है वह सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 96 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है? तो आर्थिक पारिस्थितिकी का जो पिता वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कहा गया है वह है एम.एस. स्वामीनाथन को। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है और वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर में है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ था। 98 नंबर में है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगा अर्थात क्रय शांति कम होगा, तो मुद्रा का मूल्य में जो कमी होगा उसको क्या कहते हैं? उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। 99 नंबर में है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आधुनिक बैंकिंग जो अभी है उसका विकास सबसे पहले नीदरलैंड में हुआ था। तो चलिए आज का सेट हमारा 100 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया इस सेट में। इस सेट का कट ऑफ दोस्तों 65 प्लस है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।